आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ही ये प्रण लीजिए कि जब तक देश में महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें कि आतंकियों से संपर्क रखने वालों की पहचान होगी। 40 युवक चिन्हित किए गए हैं। अल-कायदा के संपर्क में थे ये 40 युवक। ये बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि आप जानते हैं कि एटीएस ने जिस तरह से खुलासा किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तेजी से बढ़ रही है। आतंकियों से इन्होंने बात की, 27 युवकों से पूछताछ हो चुकी है और 13 संदिग्ध परिवार सहित लापता हैं। तो ये कितना बड़ा एक सर्कल है, एक नेक्सस है। आप देखिए रोजाना नए नाम सामने आते हैं, नए खुलासे होते हैं। अब 40 युवकों का जिक्र हो रहा है, 27 से पूछताछ हो गई है और 13 के बारे में ये जानकारी आ रही है कि ये परिवार सहित जो हैं कहीं चले गए हैं। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जरा इस खुलासे के बारे में बताइएगा बारीकी से। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ से पकड़े गए पहले 2 आतंकी, फिर उनके 3 साथी से एक एक करके एटीएस ने जब रिमांड के बाद पूछताछ की तो कई खुलासे सामने आते गए। कानपुर का कनेक्शन साफ तौर पर पुख्ता दिखता जा रहा है, चाहे वो फंडिंग का मामला हो, चाहे बिजनेस से डील से मामला हो, चाहे मोबाइल्स का मामला हो, चाहे सिम कार्ड का मामला हो। और अगर अब बात की जाए कॉल डिटेल की, जो इन 5 लोगों की कॉल डिटेल निकाली है, इसमें 118 कॉल डिटेल्स को सॉर्ट आउट किया गया, जिसमें 40 वो लोग पाए गए हैं जो कानपुर के, जिसमें 27 से पूछताछ हो चुकी है। कल पूरी रात भर पूछताछ चलती रही और इसके अलावा 13 लोग ये सूचना मिलने के बाद भूमिगत हो गए। ना तो वो ना उनकी फैमिली मेंबर्स वहां मौजूद हैं। इसमें मोस्टली जो इन एरियाज का जिक्र हो रहा है वो चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेचबाग, जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी मोड़, यानी इतने एरियाज में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जो हमारे सूत्र बताते हैं, अभी भी एटीएस की टीम ने पिछले यहाँ डेरा डाला और पिछले 4 दिन से ही कैंप कर रही है। लखनऊ की एक टीम और कानपुर की भी अपनी एक टीम है। यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस पूरे को षड्यंत्र को रचा है उसको बेनकाब करने के लिए एटीएस ने अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे बड़ी अहम बात ये मानी जा रही है जीनत जी कि उन 13 लोगों को शायद इस चीज की भनक लग गई थी, इसलिए वो भूमिगत हो गए। बिल्कुल, स्लीपर सेल्स होते हैं जो हर तरह की इंफॉर्मेशन भी रखते हैं और यहाँ पर भी इस तरह का नेक्सस। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन उन 13 लोगों तक भी पहुंचा जाएगा जिस तरह से एटीएस काम कर रही है, जल्द से जल्द। और ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण है आज, 2 शिफ्ट्स में होगा। 11 से 2 के बीच की हम बात कर रहे हैं, शपथ ग्रहण का जिक्र कर रहे हैं। 825 ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण आज की बड़ी खबर है। 349 पदों पर निर्विरोध चयन हो गया था, आप जानते हैं, और 476 सीटों पर चुनाव के बाद इनका फैसला हुआ था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 11 जुलाई को जो है वोटिंग हुई और उसी दिन देर शाम रिजल्ट भी आए थे। और इस बार का ब्लॉक प्रमुख चुनाव किस तरह से चर्चा में रहा, आपने देखा हर तरह की तस्वीरें सामने आई थी। आपने देखा किस तरह से अपहरण का जिक्र होता है, मारपीट का भी जिक्र होता है, महिलाओं के साथ किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, किस तरह से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का दबदबा रहा। और अब हम अगर बात करें, मतदान हुआ जिस दिन, उस दिन और फिर नतीजे आए, वो भी हमने आपको सबसे बेहतरीन तरीके से कवरेज दिखाई। और आज शपथ ग्रहण है इनका और फिर विकास कार्यों को लेकर बातें की। चाहे आप जीरो से शुरू करें, बहुत यानी कि ग्राउंड लेवल से, और फिर किस तरह से तालमेल के साथ आगे बढ़ना है। तो ये शपथ ग्रहण है आज, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, 2 शिफ्टों में होगा। प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ जालौन से जुड़ रहे हैं, शिवोम शर्मा हमारे साथ अमरोहा से, मनोज ओझा संवाददाता महोबा, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। उमेश, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। इस बार के ब्लॉक प्रमुख चुनाव बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं और नतीजे उससे भी ज्यादा। अब क्योंकि शपथ ग्रहण है, किस तरह की तैयारियां हैं, जरा बताइए। जी हाँ, देखिए जीनत जी, मेरठ के 12 ब्लॉक प्रमुख और 824 क्षेत्र पंचायत मेंबर्स का शपथ ग्रहण आज होगा और शपथ ग्रहण के साथ साथ बोर्ड की बैठक भी आज होगी। विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी, विकास कार्यों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। शपथ ग्रहण को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाना है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ ब्लॉक के बीडीओ दीपक तेवतिया जी। दीपक जी, क्या तैयारियां की गई हैं ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण को लेकर? कितने क्षेत्र पंचायत मेंबर्स आपके ब्लॉक में हैं? आपके पास एक और ब्लॉक का चार्ज है, क्या तैयारियां हैं?
मेरठ ब्लॉक के लिए जो है प्रमुख जो हैं और संबंधित बीडीसी जो हैं सबको सूचित कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पालियों में जो है शपथ ग्रहण समारोह है, तो मेरठ में 11 बजे से है, दूसरा ब्लॉक मेरे पास सरूरपुर है, वहाँ पे 2 बजे से है। यहाँ पे टोटल बीडीसी 37 हैं, तो सभी को सूचित कर दिया गया है और 11 बजे सभी लोग आमंत्रित हैं और शपथ दिलाई जाएगी। और यहाँ पे शपथ के लिए जिला कृषि अधिकारी को नामित किया गया है। इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज़ करा दिया गया है और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और जो लोग मास्क लगाकर आएंगे उन्हीं को ही यहाँ पे अंदर एंट्री दी जाएगी। अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उसको बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स हो। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। जी बिल्कुल सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमने यहाँ पे तैयारी की हुई है। और उसके बाद शपथ के बाद पहली बैठक होगी। बैठक में समितियों का गठन होता है। समितियाँ जैसे कि कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, समता समिति और अन्य समितियाँ जैसे जल प्रबंधन समिति, इन समितियों का गठन किया जाएगा। और भविष्य में क्या क्या हम कार्य करेंगे उसके ऊपर मंथन किया जाएगा। और आज से जो है ये शुरुआत होगी कि खंड विकास में क्षेत्र पंचायत का आगे क्या रोल रहेगा। ठीक है, जी तो ये तैयारियां जो है मेरठ की आपने देखी। प्रदीप हमारे साथ जालौन से हैं। प्रदीप, जालौन की क्या तैयारियां इस पूरे शपथ ग्रहण को लेकर? 2-2 सीटें यहाँ पर हमने देखा रही 4 सीटों में से, तो तैयारियां जरा बताइएगा। जीनत, आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही सारे चुनाव संपन्न कराए गए हैं और उसके बाद जिला पंचायत हो चाहे आपके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, आज ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की आज शपथ ग्रहण होना है। जनपद में 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक में आधे से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई हैं। और इसके बाद आज सारे ब्लॉकों में जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे। और वहाँ पे आप सीधे तौर पर देखा जा सकता है तो सभी जगह पर कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा, मास्क लगाए जाएंगे और सैनिटाइज किए गए हैं सारे ब्लॉकों को जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और खासतौर पर ये बात ध्यान में जिला प्रशासन ने एक चीज़ साफ तौर पर कर दिया है कि अगर जो भी कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा, मास्क लगा के नहीं आएगा, उनको ब्लॉक के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जी ठीक, अमरोहा की स्थिति जान लेते हैं। हमारे साथ शिवोम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवोम, अमरोहा के बारे में बताइए, क्या तैयारियां हैं? अमरोहा ब्लॉक में 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में जिसमें बीजेपी का 3 दबदबा है, 3 सीटों का दबदबा है जिसमें कि और यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। और कुछ ही घंटे बाद ही यहाँ पर नवनिर्वाचित अपने शपथ ग्रहण लेंगे और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। जो मास्क लगा के आएंगे उनको ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जाएगा, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। जी ठीक, महोबा का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज ओझा जुड़े हुए हैं। मनोज, वो 14 जिले जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया उसमें एक महोबा भी शामिल था, तो महोबा में तो उत्साह होगा आज के दिन को लेकर। बिल्कुल जीना जी, मैं बता दूं आपको जबरदस्त उत्साह है महोबा में, क्योंकि एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के आया है जनता के बीच से जिसने लगातार संघर्ष किया है। संघर्ष तमाम राजनीतिक दलों के बीच, तमाम जो विरोधी दल हैं उनसे संघर्ष किया है और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर आज उसको ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ लेनी है। तो आप सबसे हैरत की बात है कि जो तमाम मैं कहूं बीजेपी के नेता भी है, दिग्गज हस्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध जिन्होंने किया उसके बावजूद भी राजू सिंह निकल के आए और आज ब्लॉक प्रमुख की शपथ लेंगे। 4 ब्लॉक है महोबा जनपद में, जिसमें सबसे ज्यादा जीत जो है राजू सिंह ने बड़े मतों से जीत हासिल करी थी और बीडीसी सदस्यों ने उनको समर्थन अपना दिया था। हमारे साथ राजू सिंह मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से विकास की बागडोर जो उन्हें आज मिलने वाली है, उसके बाद महोबा जिले का विकास होगा। राजू जी, किस तरह से आप विकास को आगे ले जाएंगे महोबा, जिस तरह पिछड़ा कब रही? जो हमारी पार्टियों की नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी की तर्ज पे हम काम करेंगे। और बार बार आप लोग पूछते हैं कि बड़ी खुशी, ये खुशी नहीं है, हमें एक चैलेंजिंग वर्क मिला जी। जनता के बीच जाएंगे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमें सारी समस्याओं का पता है। जैसे पंडित दीनदयाल जी का सपना है कि अंतिम छोर तक विकास की डोर पहुंचनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको योगी जी के, मोदी जी के सपनों को पूरा करेंगे? ठीक है, तो कुल मिलाकर उत्साह है, तस्वीरें आपने देखी हर जगह से। और अब यही बातें हो रही कि सबका साथ, सबका विकास और
सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ा जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार की बड़ी योजना का शुभारंभ हो रहा है। 22 जुलाई को सीएम योगी उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे शामिल होंगे। योजना के शुभारंभ के बाद बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिभावक के खाते में अब राशि भेजी जाएगी। यानी कि जो भी लोग उस वक्त बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे, क्योंकि प्रदेश में आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों ही नहीं रहे हैं, तो सरकार जो है उनके लिए माता पिता से कम नहीं। और वो बात आपने देखा मुख्यमंत्री जो है कई बार उन्होंने जिक्र किया और अब ये योजना शुरू कर रहे हैं। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, इस योजना के बारे में बताइएगा दर्शकों को, साथ ही किस तरह से जमीन पर उतारी जाएगी ये योजना, हर बच्चे को मदद मिले जिनके परिवार जिसका साया उठ गया है सर से, कैसे जमीन पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, कोरोना की सेकंड वेव के दौरान जब बहुत सारे लोगों की जब मौतें हो रही थी, उसमें ये भी खबर सामने आई कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके ऊपर से सहारा उड़ गया, जिनके गार्जियन में से या तो पिता नहीं रहे या माँ बाप दोनों नहीं रहे। ऐसे बच्चों की संख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि सरकार इनके लिए बाल सेवा योजना कार्यक्रम शुरू करेगी और बाल सेवा योजना कार्यक्रम के जरिए कम से कम उन अनाथ बच्चों के लिए सरकार सहायता राशि देगी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ या किसी अनाथालय में रह करके रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए भी सरकार ने ये ऐलान किया कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी और सरकार ही इनके लिए अभिभावक बनेगी। लिहाजा पहले फेज में कम से कम वो बच्चे जिनके पिता नहीं है, माँ है, बाकी लोग हैं, लेकिन घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को खाते में राशि भेजी जाएगी, पैसे भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल पुष्टाहार विकास जो विभाग है, इसकी तरफ से ये पूरा का पूरा प्रारूप तैयार किया गया और इस योजना का शुभारंभ 22 तारीख को होने जा रहा है। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी। लखनऊ में करीब 300 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कोविड से प्रभावित है या अनाथ हो चुके हैं, तो इनको सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही अलग अलग जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ से शुभारंभ होने के बाद वो अपने अपने जिलों में जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाए। ठीक है अनामिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। 22 जुलाई से इस योजना की शुरुआत होगी। अगले महीने यूपी का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 से 29 अगस्त तक जो है ये संभावित कार्यक्रम है उनका। हम आपको बता दें 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आ रही है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी राज्य विधि आयोग अगले महीने जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा सौंप सकता है। राज्य विधि आयोग की तरफ से लोगों को 19 जुलाई तक सुझाव जो है उनसे मांगे गए थे और विधि आयोग को देश भर से तकरीबन 8,500 जो है 8,500 सुझाव मिले हैं देश भर से, और जिसमें केरल भी शामिल है। इन सुझावों पर मंथन के बाद मसौदे का अंतिम रूप तैयार हो जाएगा, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर कानून की शक्ल में ये प्रदेश के लोगों के सामने होगा। योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए 151 बुद्धिजीवियों ने खुला खत लिखा। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में लिखे गए पत्र में सरकार के काम की तारीफ की गई। इन लोगों ने अपने पत्र में कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स और चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोगों पर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। लेटर में पिछली समाजवादी सरकार के काम की तुलना योगी सरकार के काम से की गई और आंकड़ों के साथ बताया गया है कि योगी सरकार पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ हुई है, योजनाओं की तारीफ हुई है और ये कहा गया है कि दरअसल हिडन एजेंडा था कुछ ब्यूरोक्रेट्स का और कुछ चुनिंदा लोगों का, खासतौर से सिविल सोसाइटी का जिक्र किया, जो सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक हिडन एजेंडा था, लेकिन यहाँ पर 151 बुद्धिजीवियों का साथ योगी को मिला है। कामकाज की जो शैली है उनकी, उसकी तारीफ हो गई।
खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबर आ रही है, पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। कल शाम को पीजीआई ने कल्याण सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया था, जिसमें उन्हें सांस लेने में दिक्कत बताई गई थी। इसके बाद उन्हें हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पर रखा गया था। सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम कल्याण सिंह का लगातार चेकअप कर रही है। ब्लड में संक्रमण मिलने के बाद एंटी फंगल दवाइयों का कोर्स शुरू कर दिया गया था। 21 जून से दरअसल वो बीमार हैं और एडमिट हैं। इसके बाद 4 जुलाई को भी उनकी तबीयत खराब हुई थी और आपने देखा कि तमाम बड़े नेता उनसे मिलने गए। चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे 2 बार मिलने गए। उसके बाद हम बात करें राजनाथ सिंह की, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने जाते हैं। कई बड़े नेता उनसे मिलने जाते हैं। और आज अब जो खबर आ रही है, जो कल हेल्थ बुलेटिन आया उसके मुताबिक ब्लड में संक्रमण है और ट्रीटमेंट बाकायदा डॉक्टर्स की टीम ने शुरू कर दिया है और अगले हेल्थ बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। आप भी